going to Yes, sir. start a new lecture on work physiology. Good So afternoon, sir. it is better to have a look on the power presentation on work physiology. आवाज क्लियर नहीं आ रही है sir, नहीं आ रही है। Are you getting this thing or not? Okay. So is this visual presentation? So we will talk something about the work physiology. This PPT is totally depends on how the animal. Okay. Just first of all, you all concerned that I am audible or not? हेलो, Yes, आवाज sir. नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं जा रही, बिल्कुल भी नहीं जा रही है। बहुत धीरे आ रहा। नहीं आ रही। अभी कुछ आवाज जा रही है? यस। तो आवाज कुछ स्लो है ना, धीरे है। कोशिश करता हूँ इसको फिक्स करने की। सर जो टॉपिक पर दूसरे को कंटिन्यू कर रहे हैं क्या सर? मैडम ठीक है, अब आवाज क्लियर है? Yes, sir. चलो, यस सर। तो हम लोग आज देखेंगे थोड़ा वर्क फिजियोलॉजी ना। कनेक्शन से कोई भी काम जब कोई एनिमल करता है तो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्शंस कैसे होते हैं, वो क्या शुरू करता है, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज है वो एनिमल की टोटल कंडीशन डिपेंड करती है उस पर, बिहेवियर से लेके उसकी सारी की सारी जो नेचर ने उसको प्रोवाइड कर रखा है, प्रोविजन एक दे रखा है कि वो किस तरह का एनिमल है, किस काम को करने के लायक है। इन सारी चीजों को मिलाकर वो मतलब अपने आप को फंक्शनल कर पाता है। ठीक है, किसी काम को कर पाने की कैपेबिलिटी उसमें हो पाती है। तो अब ये है कि वो काम जो एनिमल करता है वो कैसे करता है, और करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेज आती हैं जिसके कारण वो कोई भी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाता है। तो उसको समझना जरूरी है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले छोटे से टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले हम पहले ये आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वॉट एवर द फिजियोलॉजिकल एक्शंस दैट हैव टेकन इन आवर बॉडी, इन एनिमल बॉडी, to execute a following type of work for which the animal has been made. वर्क फिजियोलॉजी से समझ में आ रही होगी कि कोई भी एनिमल जो मान लो कोई ड्रॉट पर्पस से, जैसे कैटल की बात हम करते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, मोस्टली जो एनिमल होते हैं, जैसे काउस के बारे में क्या है, फीमेल के बारे में, तो ये प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली मिल्किंग के लिए मतलब। लेकिन जब बात करें हम जो मेल पर्सन, वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा जिसको हम कास्ट्रेट करते हैं, कास्ट्रेशन करते हैं, तो वो ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना प्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन उनसे फिर क्या मिलता है, तो वो भी हमें प्रोडक्शन ही मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सम अदर मीन्स। मतलब उससे हमें डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली उससे हम कोई बेनिफिट लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है तुम्हारा बुलॉक। और बुलॉक को देखा होगा आपने, एज ए कार्ट भी यूज करते हैं, और अब तो खैर काफी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इससे पहले हम लोग मतलब अपने फील्ड में, खेत में जो क्या करते थे, बुलॉक्स को ही यूज करते थे, है ना, और फ्लाइंग, और बहुत सारा उससे बहुत सारा पर्पज सॉल्व करते थे। जब मान लो कि किसी खेत में अगर कोई फील्ड में, पैडी फील्ड में, तो वहाँ पैडी उगाने से पहले कैसे शुरू करते हैं, कोई प्रिपरेशन, एग्रीकल्चरल जो भी
एस्पेक्ट वो सारी करते हैं। हमें उस ब्लॉक्स की जरूरत है, ठीक है। वो पूरा फील्ड बनाने से लेकर उसमें सारा इनपुट डाल लेते हैं। वो सारी करने के बाद फिर जब फसल तैयार हो जाती है, हार्वेस्ट करते हैं, उसको काट लेते हैं, उसके बाद फिर मार्केट में भी ले जाने के लिए हम लोग ब्लॉक कार्ट्स ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स जो है, ये इनको काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है और फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बहुत सारे ऑर्गन है उनकी आपस में। जैसे अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है या इस टाइप का वर्क कर रहा है, थोड़ा सा हैप्पी, तो क्या होता है उसके लिए, उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्केलेटल मसल, मतलब जितनी भी सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम, इवन सारे सिस्टम को मतलब बिल्कुल कोऑर्डिनेशन करके और उस एनिमल अपने आप को एक्ट कर पाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो यूज आती है, जैसे कि एडजस्टमेंट, ये जो कहते हैं ना हम लोग, एडजस्टमेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको आप समझ सकते हो ऐसे कि some signals are transmitted from the brain to the target muscles before the initiation of any movement, ठीक है, so as to contract or relax। मतलब हेलो, am I audible? Yes, sir. चलो, तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। आप कोशिश करो ना, सारे के सारे बच्चों जो भी अवेलेबल है, अपने अगर वीडियो को ऑन कर सको ना, तो थोड़ी आई टू आई कांटेक्ट होती है, इससे थोड़ी हमें इजी होगी, मतलब पढ़ाने में भी, समझने में। ऐसा लगता है अकेले हम भी पढ़ रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थोड़े से तुम लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ऑडियो आ जाओ, बस म्यूट कर लो, कोई बात नहीं, जब कुछ पूछा जाए तो आप अनम्यूट करो, अदरवाइज। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। जब भी एनिमल कोई वर्क शुरू करता है, अगर मसल्स से रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करता है, तो उसके लिए भी एक ब्रेन से सिग्नल जाती है कि हाँ, यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क, सो दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई how much ATP have to be converted, ADP is converted to ATP, and how the signal, when the signal have to be pointed out to the brain for the initiation of any work. Like vasomotor centers है, ठीक है, ये हार्ट के मसल्स के बारे में समझ सकते हो, ठीक है। ये जो अभी ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स होता है, लेटेस्ट है वासोमोटर सेंटर्स, ये ब्रेन में जो इनिशिएट करता है सिंपैथेटिकली और डिस्चार्ज करता है और हार्ट को स्टिमुलेट करने में परमिट करता है। नेक्स्ट उसी तरह से देख सकते हो पेरिफेरल सर्कुलेशन, मतलब एक्टिव मसल्स जो है ये डायलेट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन के लिए पेरिफेरल सर्कुलेशन की मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, वो एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो दिस एक्टिव मसल्स ये क्या डायलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात की जाए तो दैट इज रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब भी आप वर्क कर रहे हो तो बहुत सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसको मतलब ठीक ठाक से करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, और जो वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे बॉडी में रिफॉर्म हो रही है उसको भी आउट बाहर करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर एक बहुत अच्छा जो प्रोसेस है, टेक्निक दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके थ्रू भी हम अपने बॉडी को क्लियर कर सकते हैं, है ना। जितनी जल्दी, जितनी ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी उतनी क्लियर होगी। तो ये इंक्रीज सर्कुलेशन जो होती है, ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलाई होती है, ठीक है। सो दैट exchange of gases could be more and more, or it is under the control of the pulmonary arterial pressure, ठीक है, external pulmonary arterial pressure। और जब हैवी वर्क कोई एनिमल करता है तो ये क्या करता है, इम्पल्स जो ट्रांसमिट होता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, ये फिर उसको फर्दर इंक्रीज करता है, मतलब हाई एल्वियोलर वेंटिलेशन की, मैक्सिमम एल्वियोलर वेंटिलेशन होती है जब हैवी वर्क करता है। मतलब काम करने से जो इम्पल्स जनरेट होता है वो जाकर सीधा आप कन्वे करता है कि भाई वेंटिलेशन को बढ़ाना है।
अब नेक्स्ट इससे पॉइंट है ऑल्सो द हाइपोक्सिया प्रोड्यूस इन द मसल। बहुत ज्यादा काम करता है तो फिर हाइपोक्सिया डेवलप होनी वो लाजमी सी बात है, क्योंकि सबकी अपनी एक लिमिटेशन है। ठीक है, जब उस लिमिट से ऊपर जाएगी तब जाके वहाँ प्रॉब्लम। तो उसको फिर सॉर्ट आउट करने के लिए पल्मोनरी सिस्टम में भी बता रखा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी बता रखा है। फैटिग होती है, टर्म आती है जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, फिर चलो उसके बारे में ज्यादा हम नहीं करेंगे, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, फिर ये मूवमेंट ऑफ आरबीसी और राइज इन ब्लड विस्कोसिटी। जब वर्क ज्यादा करते हैं तो क्या होगा, अगर ये वेंटिलेशन सही नहीं हो तो क्या होगा, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर और भी जो अनरिलायबल गैसेस होंगी, ये सारी की सारी जाके एडजॉइन हो जाएंगी आपकी ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक, तो ये फर्दर क्या करेगा, विस्कोसिटी बढ़ा देगा। देखा ना, जो एक्सचेंज होनी चाहिए गैसेस में वो नहीं हो पाएगी, जो ब्लड सर्कुलेशन में आनी चाहिए जितनी क्लोजली जितनी फ्रीक्वेंटली आनी चाहिए वो नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन्सुलिन एरिथ्रोसाइट्स जहाँ स्टोर होते हैं वो क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। ठीक है, इसके कारण भी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे एरिथ्रोसाइट्स जो है हैविली चॉक्ड होंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वेरियस अलग अलग तरीके से ये विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को इंक्रीज करने का रीजन होते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल डायग्राम है हार्ट का, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब जस्ट एक रिव्यू कराया कि ये चैम्बर कैसे काम कर रहे हैं और जो ब्लड आ रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ एयर जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रही है और फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड ब्लड को मतलब बॉडी को सप्लाई कर रही है। ठीक, ये स्केलेटल मसल से रिगार्डिंग है, तो इसमें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर दे रहा है, फाइबर 1 और 2 फाइबर। ठीक है, तो ये टाइप 1 फाइबर जो है ये स्लोअर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टाइम और ये इसको इनिशिएट करता है और इट इज हाईली ऑक्सीडेटिव और ज्यादा रेजिस्टेंट होता है रिस्पेक्ट टू टाइप 2 फाइबर। तो टाइप 1 टाइप 2 फाइबर दो तरह का फाइबर। टाइप 1 फाइबर जो स्लो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को तो उस समय ये एक्टिव होता है। टाइप 2 फाइबर जो है ये फर्दर डिवाइड होता है 3 टाइप में, दैट इज टाइप ए सॉरी टाइप 2A 2B एंड 2C। जिसमें देख सकते हो 2A जो है वो एग्जिबिट करती है प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, 2A एग्जिबिट्स ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या, कोई बताओ क्या लिख रहा है? ग्लूकोज ग्लाइकोलाइटिक प्रॉपर्टी। टाइप 2 ग्लाइकोलाइटिक प्रॉपर्टी है। 2A नहीं, वो तो ऑक्सीडेटिव, टाइप 2B है सर। 2A जो है ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी। ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी मतलब सर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। और दूसरा जो है टाइप 2 है ये ग्लाइकोलाइटिक। दोनों ग्लूकोज से ही रिगार्डिंग है, मतलब एक जब कम हो जाती है उसकी वैल्यू और दूसरी जब बढ़ जाती है। ठीक है, उसको रेगुलेट करती है। और ये देख सकते हो कि टाइप 2C जो है ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर है, मतलब कभी ये नेचर ने प्रोविजन दिया है कि अगर किसी कारण से कोई एक फाइबर काम नहीं करता है, ठीक है, एक मसल फाइबर काम नहीं कर रहा है, तो उसका एक अल्टरनेटिव दे रखा है इन्होंने थर्ड, दैट इज टाइप 2C, जो कि जरूरत होने पर टाइप 2A के टाइप का भी काम कर सकता है और टाइप 2B जैसा भी काम कर सकता है। ठीक है, अब इसमें एक है जैसे मायोग्लोबिन हैज फंक्शन टू ट्रांसफर ऑक्सीजन विद इन द मसल सेल एंड अमाउंट कैन इंक्रीज विद इंक्रीज ड्यूरिंग द वर्क कैपेसिटी। मतलब जब वर्क कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसके हिसाब से मसल्स में मतलब मायोग्लोबिन जो है वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, वही एनर्जी सोर्स देते हैं। एटीपी हाइड्रोलाइज करते हैं एडीपी बाय द मायोसिन एटीपेज with the liberation of high amount of energy supplying for muscles during muscular contraction। और हमें लगता है ये आप लोगों को
सेंस होगा, पहले आप लोगों को बता रखा है स्केलेटल मसल्स। अच्छा, फिर ये है जो केमिकल एनर्जी है, इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी फॉर जनरेटिंग फोर्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और वर्क। ठीक है, फोर नहीं, सॉरी फोर्स, मतलब जो केमिकल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है जब हम नॉर्मल वर्क से कोई हैवी वर्क में शुरू होते हैं। ठीक, ये डायग्रामेटिकली हमने कोशिश किया है बताने का कैसे मसल से ट्रांसमिट हो रही है नर्वस सिस्टम में, कैसे कैसे बताया। तो देख सकते हो इसका एक एग्जांपल, बैकग्राउंड की आवाज आ रही है, थोड़ा कोशिश उसको म्यूट कर लें। ठीक है, देखते हो जैसे ये पॉ में, मतलब एनिमल के अगर पॉ में अगर किसी तरह से पिन चुभ रहा है तो क्या हो रहा है, ये मैसेज जा रही है, ठीक है, साइनेप्स, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू साइनेप्स में। ठीक है, और फिर वहां से रिटर्न जो रिले न्यूरॉन जो है, रिले न्यूरॉन के थ्रू फिर मोटर न्यूरॉन से वापस मैसेज जा रही है मसल्स फाइबर में, जो कि मतलब पॉ के मसल फाइबर में, जो बता रही है कि हाँ यहाँ चोट लगा है या दुख रहा है। ठीक है, पेन हो रहा है, मतलब एनिमल इज इन पेन, तो उसको वहां से हटा सकता है, तभी तो हटाएगा ना, इसको जब तक एहसास नहीं होगा तो जो फील आता है। उसी तरह से ये रिसेप्टर्स दिया गया है, जैसे पाम का एक एग्जांपल दिया है, रिसेप्टर्स यहाँ पर है, अगर यहाँ पर कुछ भी कोई भी किसी तरह की स्टिमुलस होती है तो ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू साइनेप्स में जाती है। ठीक है, और फिर वहां से मोटर न्यूरॉन के थ्रू जहां से उससे वर्क करनी है वो इफेक्टर मसल के पास वो पहुंचती है और फिर अपना एक्शन वो शुरू करता है। क्योंकि वर्क फिजियोलॉजी की जब बात कर रहे हैं तो उसमें हार्मोन्स भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जितने भी मेटाबॉलिक हार्मोन्स जैसे T3 T4 है, थायराइड हार्मोन्स है, हार्मोन्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंटली रोल प्ले करता है। तो जैसे T3 T4 का क्या है, ये स्टिमुलेट करता है सेल्स को, मतलब इम्पोर्टेंटली माइटोकॉन्ड्रिया को फॉर परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन एक्ट और एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन। ठीक है, ऑक्सीजन को जब यूटिलाइज कराता है तो क्या होता है, इट लिबरेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन हायर हायर डोज, मतलब ज्यादा जोर्स में T3 और T4, मतलब जब भी एनिमल कोई वर्क कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है तो जैसे हैवीली वर्क करता है तो क्या होता है, T3 T4 जो है, मतलब दिस थायराइड हार्मोन, these are responsible for the utilization of oxygen in mitochondria by the action of respiration। और ये क्या करते हैं इन उसके मतलब स्पाइट ऑफ दिस क्या होता है, एनर्जी सोर्स जो है वो ज्यादा निकलता है इन द सेंस उसके वर्कलोड को वो थोड़ा सा कंफर्ट देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स भी वही करते हैं, ये भी कंसर्न करते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरएनए, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। ऑलरेडी पता है जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तब तक क्या होगा, किसी तरह की कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट आउट नहीं करेगी और कोई भी बॉडी ऑर्गन फंक्शंस जो है ठीक से नहीं करता। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स क्या है, ये और भी रिलीज करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, और ये अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को जनरेट करते हैं फॉर द गेन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज, ये मायोग्लोबिन में, मतलब मायोग्लोबिन को एक्टिव करती है। जो मसल्स है वो मसल्स, ऑक्सीजन जो है वो मसल्स में ज्यादा नहीं आ रही है क्लियर। एक के साथ हो रही है, सबके साथ हो रही है, सबके साथ सर, सबके साथ सर। लग रहा है सर बैकग्राउंड में कुछ मोटर गाड़ी चल रहा है सर।
यस सर, बहुत तेज है। तो इसका मतलब है मेरा नेटवर्क वीक है फिर शायद, हाँ सर। नेटवर्क वीक है। तो ऐसे ही सर इधर बारिश हो रही है। चलो कोई नहीं, तुम लोग मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो, सर देख तो पा रहे हो ठीक से? यस सर। तो थोड़ा कोशिश करो कम सुनने का, ध्यान देने का ज्यादा, लेकिन अब हमें तो डिस्क्राइब करनी है, ठीक है? जब तक हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तुम लोग को आगे कुछ होता नहीं। तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर है, मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल शांत है। Anyway, तो किडनी की जब बात करते हैं तो किडनीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द filtration of any toxic material or whatever develop after the metabolism, ठीक है? इसमें पीडीएच जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ज्यादा इस पे नहीं चलेंगे। थर्मो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स समझ सकते हो, फिजिकल रिएक्शंस जो हम लोग कहते हैं। मतलब थर्मो रेगुलेटरी का मतलब क्या है? जब एनिमल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जब वर्क करता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा वर्क एक्सरसाइज करेगा, हीट हीट जनरेट, हीट लॉस। उस हीट को जब तक वो नहीं निकालेगा, एलिमिनेट नहीं करता है, तब तक क्या करेगा वो? अपने एनवायरनमेंट या सराउंडिंग के साथ कोप अप नहीं करेगा, ठीक है? तो उसको करने के लिए उसको फिजिकल रिएक्शन बहुत जरूरी है। फिजिकल रिएक्शंस या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो बोलो, दैट इज, पढ़े हो आप लोग, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, evaporation, ठीक है? बाय द मीन्स ऑफ स्वेटिंग, पेंटिंग, मेलोइंग, ये सारा टर्म जानते हो आप लोग, किस एनिमल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसके थ्रू एनिमल जो है वो क्या करता है? अपने आप को कोप अप करता है, ठीक है? हीट को डिसिपेट करता है। ये चीज क्लियर है इतनी? अच्छा, अब ये चीजें होने के बाद अब थोड़ा हम तुम लोग को और बताना चाह रहे हैं कुछ इससे रिगार्डिंग कुछ वीडियोस, ठीक है? वो हम तुमको दिखा, थोड़ा सा उसके लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम तुम लोगों को बताना चाहेंगे कुछ और। चलो एक लिंक अभी खोल रहे हैं, हाँ देखो और थोड़ा सा समझ के फिर बताओ। कुछ इन्फॉर्मेशन वर्क फिजियोलॉजी से रिगार्डिंग है, कुछ करंट सिनेरियो के हिसाब से, तो आप कोशिश करो उसको देख के समझने का, ठीक है? इज इट कम्प्लीटली ऑडियो विजुअल? इट्स गुड, आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो ठीक से? सर देख पा रहे हैं, सिर्फ मोटर गाड़ी चल रहा है ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड में सर। आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा अभी देखो। This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 is COVID-19. Sir, it is. सर आवाज कुछ नहीं आ रही है सर। हेलो सर। सर तो रहे सर। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है? नो सर। बिल्कुल भी नहीं? नो सर। नहीं सर, आ रही है बट धीमी आ रही है सर। अभी तो फिलहाल नहीं आ रही है। अभी तो हमने स्टॉप कर रखा है। सर लिंक शेयर कर दीजिएगा ना। सर लिंक शेयर क्या, जब तक हम लोग कंबाइंडली देखेंगे नहीं समझेंगे इन चीजों को, तब तक समझ में नहीं आएगी, ठीक है? ये भी रिसेंटली जो व्यू चल रहा है, बस जो अभी पैंडेमिक चल रहा है उसी से रिगार्डिंग थोड़ा है। सर वहाँ पे भी ऑडियो वीडियो चला दीजिए और आप उसको रिपीट कर दीजिए।
क्या बोल रहे हो? Shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the piglet and fats. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projected from the envelope are spikes of protein molecules. Both the typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell of the body. सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। Machinery promising it. कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। दूसरी लगाते हैं, ठीक है? ये कुछ वर्क फिजियोलॉजी से रिगार्डिंग सिस्टम वाइज हम लोगों ने कुछ किया है, ठीक है? अभी आवाज में गड़गड़ाहट है क्या? उस टाइम में तुम्हारे फोन है। बड़ी स्लो हो रही है। वीडियो मतलब पिक्चर तो दिख रही है ठीक से, स्क्रीन पे दिख रहे हैं? यस सर। नो सर, कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं, नहीं स्क्रीन पे हम नजर आ रहे हैं कि हम भी नहीं दिख रहे हैं? आप तो आप दिख दिख रहे रहे हैं सर, सर। अच्छा चलो, आप नहीं दिख हम रहे हैं। पे कुछ नहीं दिख रहा है सर। हमको नहीं दिख रहा है सर, सिर्फ आप दिख रहे थे। अच्छा अच्छा, मुझे भी नहीं दिख नहीं कभी कभी होता क्या है ना, वो थोड़ा अब वो हमें सिस्टम स्क्रीन दिख दिख रहा रहा है। गायब हो गया तीन सर। का। तो आप गायब हो गए। इसमें बताने जा रहे हैं हाउ द नर्वस सिस्टम बैक। Great. Mighty nervous system. The brain is most of us know. Makes this organ unique is that within it lies the ability for humans to know themselves. This feature distinguishes and sets the human species apart from the rest of creation. This ability is known as consciousness, intelligence. To begin, let's look at the function of the nervous system. Basic nervous system activities are involved. It enables the brain to respond to temporal changes. बहुत नॉइज आ रहा है। सर इस वीडियो को व्हाट्सएप कर देंगे, नहीं होगा? इसलिए कर देंगे, हम सारा लिंक भेज देंगे। सर एक्चुअली लगता है सर आपके माइक में प्रॉब्लम से बाहर दूसरे आवाज आ रही है सर गाड़ी की। अब बताओ। Split into two parts, the central nervous system and the peripheral. We'll explore the peripheral later, but first, let's look at the central nervous system. The central. अब सही है सर? अभी मेरी आवाज ठीक है? यस सर। यस सर, ठीक है सर। आवाज भी ठीक है, वीडियो भी आवाज आ रही है। Brain and the spinal cord. As most people know, the brain is found within the cranium or skull.
and there are 6 main sections among other structures within it. These 6 sections are the cerebrum, cerebellum, diencephalon, the midbrain, pons, and the medulla oblongata. The first section is the cerebrum. This is the largest section. It's divided into 2 major hemispheres, which are the right and left hemisphere. And the cerebrum is further divided into 4 lobes. These 4 lobes are the frontal, the parietal, the temporal, and the occipital. The frontal lobe is primarily responsible for reasoning and thought. The parietal is primarily responsible for integrating sensory information. The temporal is primarily responsible for processing auditory information from the ears. And the occipital is primarily responsible for processing visual information from the eyes. The second section of the brain is the cerebellum. This is the section located in the back of the head, below the cerebrum, and above the first cervical of the neck. It is responsible for muscle coordination, balance, posture, and muscle tone. The diencephalon section is found between the cerebrum and the midbrain. It contains 2 structures, the thalamus and the hypothalamus. The thalamus behaves much like a relay station and directs sensory impulses to the cerebrum. And the hypothalamus controls and regulates autonomic nervous system functions such as temperature, appetite, water balance, sleep, and blood vessel constriction and dilation. The hypothalamus also plays a role in the emotions such as anger, fear, pleasure, pain, and affection. The midbrain section is located below the cerebrum at the top of the brainstem. It is responsible for certain eye and auditory reflexes. The pons is located below the midbrain and in the brainstem. It is responsible for certain reflex actions such as chewing, tasting, and saliva production. And the last section is the medulla oblongata. It's the lowest part of the brainstem, and it connects with the spinal cord and is responsible for regulating heart and blood vessel function, digestion, respiration, swallowing, coughing, sneezing, and blood pressure. It's also known as the center for respiration. Now that we've covered the brain, let's take a look at the other half of the central nervous system, the spinal cord. The spinal cord is the link between the brain and the nerves and the rest of the body. The spinal cord is divided into 4 different regions: the cervical, thoracic, lumbar, and the afferent and efferent spinal nerves, which merge to form the peripheral nerves. The afferent spinal nerves are responsible for carrying information from the body to the brain. And the efferent spinal nerves are responsible for carrying information from the brain to the body. Now, within this elaborate system of nerves, neurons, and dendrites, there is a system that regulates the functions of the central nervous system, which lie outside its major components, such as the brain and the spinal cord. This system is known as the peripheral nervous system and is subdivided into 2 smaller systems: the somatic system and the autonomic nervous system. The somatic nervous system is responsible for carrying motor and sensory information both to and from the central nervous system. This system is made up of nerves that connect to the skin, sensory organs, and all skeletal muscles. The somatic system is also responsible for nearly all voluntary muscle movements, as well as for processing sensory information that arrives via external stimuli, including hearing, touch, and sight. The structures that allow this communication to happen between the nerves throughout the body and the central nervous system are known as the afferent sensory neurons and the efferent motor neurons. Now, afferent simply means conducting inward, and efferent means conducting outward.
So just like in the spinal nerves, the afferent neurons take information from the nerves to the central nervous system, and the efferent neurons take information from the central nervous system to the muscle fibers throughout the body. The autonomic nervous system is further divided into the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. The sympathetic nervous system is vital to our survival. Have you ever heard of the fight or flight response to danger? The sympathetic nervous system revs up the body when confronted with imminent danger to either defend yourself or to escape the threat. The parasympathetic nervous system is the counterbalance to the sympathetic response to danger, whether real or imagined. Once the threat is gone, the parasympathetic brings all the systems of the body back to normal. Now at this point, you should have a basic understanding of the nervous system, but let's do a quick recap. The basic purpose of the nervous system is to coordinate all the activities of the body. It enables the body to respond and adapt to changes that occur both inside and outside the body. The two major parts to the nervous system are the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system is also divided into two major structures, the brain and the spinal cord. The brain is found within the skull or cranium, and it is made up of 6 main sections. These 6 sections are the cerebrum, cerebellum, diencephalon, the midbrain, pons, and the medulla oblongata. The other half of the central nervous system is the spinal cord. And the spinal cord is the link between the brain and the nerves and the rest of your body. The spinal cord is divided into 4 different regions: the cervical, thoracic, lumbar, and afferent and efferent spinal nerves, which merge to form the peripheral nerves. So this is about the presentation regarding the spinal nerve. So I have some more videos, but due to the lack of time, I couldn't display these things. But in the latter class, I will show you whatever the things I have compiled regarding the oral physiology. This is the one of those things. Huh? So in the next class, I will discuss you on eyes, locomotive system, and some of more cardiovascular respiratory system. So this is for up to today now. Okay. So सर इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते हैं? इससे पहले भी हमने अभी भी कर दें। ठीक है।